चलिए भाग 3 में उत्तर उपनिवेशवाद की अवधारणा और भारतीय प्रतिपक्ष को देख लेते हैं। उत्तर उपनिवेशवाद समाजों में उदीयमान लोकतंत्रों का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाकर अपने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संसाधनों का सही तरीके से प्रयोग करना ही स्वतंत्र विकास करना रहा है। इसमें यह बताया गया है कि उत्तर उपनिवेशवाद समाजों में उदीयमान लोकतंत्रों ये क्या होता है कि जैसे सूरज उगता है वैसे ही यहाँ से लोकतंत्र उगने लगा, यानी लोकतंत्र बढ़ने लगा। जैसे जैसे लोकतंत्र उदीयमान हुआ यानी उदय यानी बढ़ता चला गया, उसका मुख्य उद्देश्य क्या रह गया? राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाकर अपने आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति के संसाधनों का सही तरीके से क्या करना? प्रयोग करना और स्वतंत्र विकास करना रहा है। ठीक है। औपनिवेशिक राज्यों परंपरा के अनुरूप सक्रिय राज्यों की इस धारणा ने उत्तर उपनिवेशवाद राज्यों को अपने सामाजिक वर्गों को व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन पर शक्ति का प्रयोग करने का प्रेरणा दी है। ठीक है। जो उन देशों के लिए जो औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए हैं, उत्तर उपनिवेशवाद एक तरीके से उनके लिए मदद करता है कि जो लोग औपनिवेशिक शासन से अभी अभी मुक्त हुए हैं उनको वो सहयोग कर रहा है, उनको सुधार हो रहा है उसमें। ठीक है। उसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाकर उसमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संसाधनों का सही प्रयोग हो रहा है। अब इसमें उन असमानताओं, अत्याचारों और शोषणों का विश्लेषण किया जाता है जो औपनिवेशिक शासन का कारण हुआ और जिसने आज तक उन देशों को प्रभावित किया। ठीक है। उत्तर उपनिवेशन में इनकी बातें होती हैं। उपनिवेशिक विरोधी संघर्षों की प्राकृतिक पराय राजनीतिक थी। इस तथ्यों ने ही उत्तर औपनिवेशिक राज्यों को कुछ हद तक वैधता एवं प्राधिकार प्रदान किया। उत्तर औपनिवेशिक काल में उत्तर औपनिवेशिक समाजों को सुधारों के मार्ग की ओर प्रेरित करने की जरूरत महसूस की गई। ठीक है। उत्तर औपनिवेशिक समाजों को सुधारों के मार्ग की ओर प्रेरित करने की उसमें जरूरत महसूस की गई। हमजा अलवी के शब्दों में देख लेते हैं। हमजा अलवी के अनुसार उत्तर औपनिवेशिक राज्यों को एक ऐसी इकाई के बारे में सोचा जाता है जो समाज से बाहर और ऊपरी खड़ी होती है। एक स्वायत्त एजेंसी जिसे तर्क संगतता के एक स्वतंत्र स्रोत के साथ देखा जाता है और इसमें पूरे समाज के लिए लाभप्रदायक विकास कार्यक्रम को आरंभ और आगे बढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है। हमजा अली के अनुसार। अब इसकी मूलभूत अवधारणाएं देख लेते हैं। मूलभूत अवधारणाएं। उत्तर उपनिवेशवाद की अवधारणाएं और इसके विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए हमें इसके ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों का विश्लेषण करना होगा। ठीक है। हमें इसकी अवधारणाएं समझने के लिए पहले ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों को समझना या उनका विश्लेषण करना होगा। उत्तर उपनिवेशवाद के मूलभूत अवधारणाएं और उद्देश्य इस प्रकार स्पष्ट किया जाता है। ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला है ऐतिहासिक संदर्भ। ठीक है। उत्तर उपनिवेशवाद की जड़ें उस समय की हैं जब अनेक देशों ने औपनिवेशिक शासनों से स्वतंत्रता प्राप्त की। यह अवधारणा इस बात पर जोर देती है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भी उन देशों में औपनिवेशिक शासन के प्रभाव से लंबे समय तक बने रहते हैं। ठीक है। ये प्रभाव न केवल राजनीतिक और आर्थिक होते हैं बल्कि सांस्कृतिक और मानसिक पर भी गहरा असर डालते हैं। ठीक है। ये था इसका ऐतिहासिक संदर्भ। अब देख लेते हैं सांस्कृतिक पुनरुत्थान। सांस्कृतिक पुनरुत्थान। ठीक है। उत्तर उपनिवेशवाद के तहत उन देशों में अपनी संस्कृति, पहचान और विरासत को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया। ठीक है। उसमें अपनी संस्कृति, पहचान और विरासत को पुनः स्थापित यानी दोबारा से स्थापित करना का प्रयास किया गया। जिन्हें औपनिवेशिक शासन ने दबा दिया था उसमें उत्तर उपनिवेशवाद सांस्कृतिक पहचान और विरासत को क्या किया? पुनर्स्थापित यानी दोबारा से स्थापना करने का प्रयास किया। इस प्रकार अपनी भाषा, साहित्य, कला और परंपराओं के पुनर्जीवित क्या होता है? दोबारा से जीवित करना कर इन्हें सम्मान दिया जा सके। ठीक है। उत्तर उपनिवेशवाद में ये था। अब मानसिक उपनिवेशवाद से मुक्ति। मानसिक उपनिवेशवाद से मुक्ति जो है ये सब उनकी अवधारणाएं हैं। उत्तर उपनिवेशवाद की अवधारणा है।
औपनिवेशिक शासन के दौरान कई देशों के लोग एक मानसिक विकसित हो गई थी एक मानसिकता विकसित हो गई थी, क्योंकि सब लोगों पे एक ही अत्याचार हो रहा था, एक ही मानसिकता का अत्याचार होता है, इसीलिए एक ही मानसिकता विकास हो गई थी जो उन्हें स्वयं को औरों से नीचे समझने पर मजबूर करती थी। उत्तर उपनिवेशवाद इस मानसिकता को बदलकर लोगों को उनकी अपनी शक्ति और क्षमता पर विश्वास दिलाता है। ठीक है, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता की तरफ देखें हम। हालांकि कई देशों हालांकि हालांकि कई देशों में ने राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, लेकिन आर्थिक निर्भरता अब भी एक बड़ी समस्या है। उत्तर उपनिवेशवाद इस बात पर जोर देती है, किस पर? आर्थिक निर्भरता पे, कि वास्तविक स्वतंत्रता तभी प्राप्त हो सकेगी जब देश में आर्थिक नीतियां और संसाधनों की पूरी तरह से नियंत्रण हासिल कर ले, तभी स्वतंत्रता प्राप्त हो पाएगी। ठीक है, जब सामरिक और न्यायिक सुधार में देखें, उत्तर उपनिवेशवाद न्यायिक प्रणाली और सामरिक ढांचे को सुधार करता है। इसमें जो न्याय करने की प्रणाली है, जो न्याय करने का तरीका है, उत्तर उपनिवेशवाद उसको सुधारता है, ताकि यह निश्चित किया जा सके कि सभी के लिए न्याय और समानता एक समान निर्धारण हो, कि जो न्याय हो सबके लिए समान हो, अमीर हो चाहे गरीब हो, समानता मिले चाहे अमीर हो या चाहे गरीब हो। इससे पुलिस सुधार, कानून सुधार और अन्य न्यायिक संस्थाओं को अधिक पारदर्शी और न्याय संगत बनाना शामिल है। ठीक है, ये उनकी अवधारणाएं थी, उत्तर उपनिवेशवाद की अवधारणाएं थी, सामरिक और न्यायिक सुधार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला, वैश्विक प्रतिपक्ष। इसमें क्या बताया गया है कि उत्तर उपनिवेशवाद केवल एक देश या क्षेत्र तक सीमित नहीं है, यह एक वैश्विक प्रतिपक्ष यानी पूरे विश्व में ये जो उनका विचार है, जो उनका सहयोग है, वो प्रदान करता है, जो विभिन्न देशों और संस्कृतियों के बीच सतह अस्तित्व सहयोग को प्रोत्साहित करता है, मतलब उनके सहयोग को बढ़ावा देता है, या विभिन्न संस्कृतियों के बीच समझ, आदान प्रदान और सहयोग को बढ़ावा देता है उत्तर उपनिवेशवाद। ठीक है, शिक्षा और जागरूकता उनकी अवधारणाएं के अंदर आती हैं, देखते हैं इसको। शिक्षा के माध्यम से लोगों को उनकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के बारे में जागरूक करना। शिक्षा से उनके खुद की क्या उनकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत रही है उनके बारे में वो जानेंगे, यदि शिक्षा उन्हें मिलेगी। उन्हें यह सिखाना है कि कैसे वे अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता को बनाए रखते हैं, कैसे उनको अपनी स्वतंत्रता लेनी है, कैसे अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखनी है। ये कहाँ से? ये शिक्षा और जागरूकता से ही प्राप्त होगी। ठीक है, पर्यावरणीय न्याय। औपनिवेशिक शासनों ने अपने उपनिवेशों के प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक शोषण किया है। ठीक है, यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों का अधिक शोषण हुआ है। उत्तर उपनिवेशवाद में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और सतत विकास शामिल है। उत्तर उपनिवेशवाद की अवधारणाएं में प्राकृतिक संसाधन में संरक्षण और सतत विकास क्या है? शामिल है। कुल मिलाकर उत्तर उपनिवेशवाद केवल एक राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है। उत्तर उपनिवेशवाद के अनुसार ये एक राजनीतिक आंदोलन नहीं है, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान की दिशा में एक कदम है, कि समाज का और संस्कृति का क्या हो, यहाँ पुनर्जन्म हो। ठीक है, पुनर्स्थापित किया जाए, उनको दोबारा स्थापित किया जाए। अब देख लेते हैं उत्तर उपनिवेशवाद के महत्वपूर्ण बिंदु। पहचान की पुनर्स्थापना, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटी। उत्तर उपनिवेशवाद के महत्वपूर्ण बिंदु को तरफ हम देखें तो पहला है पहचान की पुनर्स्थापना, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, चलिए, औपनिवेशिक शासन के दौरान विकृत और दबाई गई संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान को पुनर्स्थापित करने का प्रयास। उत्तर उपनिवेशवाद में औपनिवेशिक शासन के दौरान जिस देश को भी, यदि इस देश की संस्कृति और राष्ट्र को नुकसान पहुंचा, उनकी पहचान को नुकसान पहुंचा है, उत्तर उपनिवेशवाद उनका क्या करेगा? पुनर्स्थापित करने का प्रयास। भाषा, परंपराएं, संस्कृति धरोहर को पुनर्जीवित करने का प्रयास करेगा। उनकी भाषाओं को, उनकी परंपराओं को, उनकी संस्कृति धरोहर को यहाँ पे वो पुनर्जीवित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, अब दूसरा देखें क्या है, औपनिवेशिक मानसिकता, डीकोलोनाइजिंग ऑफ माइंड, औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति। ठीक है, अब कोई देश दूसरे देश पे औपनिवेशिक कब्जा करेगा
तो अपनी ही मानसिकता उस पर दे देगा। तो उत्तर उपनिवेशवाद कहता है कि जो औपनिवेशिक मानसिकता थी उससे मुक्ति, डिकोलोजाइजिंग द माइंड। ठीक है, औपनिवेशिक काल में विकसित मानसिकता और विचारधारा से मुक्ति पाना है। ठीक है, लोगों को अपनी शक्ति और क्षमता पर विश्वास दिलाना है, ये उनका महत्वपूर्ण बिंदु है। अब तीसरा है संस्कृति पुनरुत्थान, कल्चरल रेनिसेंस। ठीक है, इसमें यह बताया गया कि साहित्य, कला, संस्कृति, अभिव्यक्ति पर पुनरुद्धार, उनका पुनः स्थापित करेंगे। औपनिवेशिक प्रभाव की चुनौती देना और अपनी सांस्कृतिक पहचान को पुनः स्थापित करना। ठीक है, कल्चरल रिनेसेशन में इसका ये उद्देश्य था। अब आगे सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर। जो लोग ग्रस्त हो चुके हैं औपनिवेशवाद से, ठीक है, उनको आत्मनिर्भर बनाना है उत्तर उपनिवेशवाद के द्वारा। ठीक है, आर्थिक और राजनीतिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास, स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके आत्मनिर्भर प्राप्त करना। ठीक है, उत्तर उपनिवेशवाद की भारतीय परिप्रेक्ष्य क्या है? उत्तर उपनिवेशवाद को हम भारतीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार से क्या देखते हैं? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उत्तर उपनिवेशवाद को भारतीय परिप्रेक्ष्य के हिसाब से हम क्या देखते हैं, आगे बताया गया है। इसमें यह लिखा गया है, उपनिवेशवाद की समाप्ति के समय राष्ट्रवादी अभिजात वर्ग ने राष्ट्रवादी आंदोलन को संकीर्णीय सांप्रदायिक हितों से ऊपर उठाने के लिए प्रेरित किया, जिसे सबने स्वीकार किया। और इससे अतिरिक्त उत्तर उपनिवेशवाद काल में सदृश राज्य की आवश्यकता को व्यापक रूप से महसूस किया गया। हाँ, उत्तर उपनिवेशवाद को व्यापक रूप से महसूस किया गया ताकि औपनिवेशिक विरासत को उल्टा जा सके, औपनिवेशिक विरासत को उल्टा जा सके। भारत उत्तर उपनिवेश राज्य की स्वायत्ता शक्ति में वृद्धि करता है, जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत तीन प्रतिस्पर्धी वर्गों के बीच मध्यस्थ का महत्वपूर्ण कार्य करता है। उत्तर औपनिवेशिक भारत में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संघर्षों का सामना हुआ। यहाँ पे उत्तर औपनिवेशिक भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संघर्षों का बहुत सामना हुआ, लेकिन साथ ही एक समाधान ढूंढने का भी प्रयास किया गया। ठीक है, इसमें यह बताया गया है कि जब उत्तर उपनिवेशवाद भारत में आया, ठीक है, उत्तर उपनिवेश युग में राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता के मूल्य का पुनर्जागरण हुआ, दोबारा से वो चीजें जगी। इसने भारतीय जनता को आत्मसम्मान और गर्व को बढ़ाया। ठीक है, शिक्षा का प्रसार हुआ, समाज में जागरूकता और समानता को क्या बढ़ावा मिला। उत्तर उपनिवेशवाद आया भारत में तो बहुत कुछ हुआ, जैसे गर्व को बढ़ावा मिला, आत्मसम्मान बढ़ा, शिक्षा का प्रसार हुआ, समाज में जागरूकता, इस समानता को बढ़ावा मिला। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना में उत्तर औपनिवेशिक दौर के बाद विकास के प्रतिबिंब दिखाई दिया। हालांकि यह विकास विभिन्न क्षेत्रों में असमानता और चुनौतियों के साथ आया। भारतीय विदेश नीति में उत्तर उपनिवेशवाद में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिनमें सहयोग के मूल्य का पुनर्जागरण शामिल है। इसमें भविष्य में भारत के सामाजिक एवं आर्थिक समृद्धि को सहायता मिल सकती है। ठीक है, चलिए, ये जो उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद के अंदर इकाई 1 में जो 2 अध्याय था, जिसमें से हमने यहाँ पे पहला अध्याय कंप्लीट कर लिया है। जो दूसरा अध्याय में हम पढ़ेंगे समाजवाद, राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी और निम्न वर्गीय व्याख्याएं, इनकी दृष्टिकोण किस पे, इनकी दृष्टिकोण राष्ट्रवाद पे क्या दृष्टिकोण है इन 4 की। ठीक है, ये हमारा अध्याय 1 खत्म हो गया। अध्याय 2 में हम इकाई 1 का अध्याय 2 में हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगले भाग में आते हैं, हम अध्याय 2 लेके।